जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्पदंश फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा, सिम्स चौकी के 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, मुआवजे के लालच में गिरोह का देते थे साथ। मूसलाधार बारिश से उजड़े आशियाने, बाढ़ पीड़ित पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, राहत और पुनर्वास की लगाई गुहार। शराबी बेटे की हरकतों से तंग पिता बना कातिल, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट, तखतपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और स्कूल में बच्चों के हाथों में थमाई झाड़ू, चपरासी की गैर मौजूदगी में कराई गई सफाई, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के बहुचर्चित सर्पदंश फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए सिम्स पुलिस चौकी में पदस्थ रहे 2 पुलिसकर्मियों राम कुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जो हीरा खांडे के आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर अस्पताल में आने वाले शवों की फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने का काला खेल चला रहे थे। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिसकर्मी राम कुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर उस दौरान और उसके बाद सिम्स पुलिस चौकी में पदस्थ रहे हैं और इनका मुख्य काम ये था कि जैसे ही अस्पताल में कोई शव आता था, ये तत्काल खांडे गिरोह के सदस्य महेंद्र मनहर को इसकी सूचना देते थे, जिसके बाद गिरोह के लोग मृतक के परिजनों को अस्पताल में मिलकर शासन के आपदा कोष से मिलने वाली मोटी मुआवजे की राशि का लालच देते थे और किसी भी अन्य कारण से हुई मौत को सर्पदंश से हुई मौत साबित करने के लिए तैयार कर लेते थे, जिसमें लालच में आकर कई पीड़ित परिवार भी इस फर्जीवाड़े के षड्यंत्र में शामिल हो जाते थे। सर्पदंश के मामले में टोटल कल रात तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल रात में ही हम लोगों ने 2 होमगार्ड के पुलिस के जवान जो वहाँ पुलिस चौकी में पदस्थ थे, उस दरमियान जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उनका काम था इस पूरे घोटाले में जो ये गैंग था, उस गैंग को ये सूचित करते थे जब कोई सिम्स में बॉडी आती थी कि ये बॉडी आई है, आप लोग इसके घर वाले आए हैं, कि घर वालों को इसको समझा दो कि इसको सर्पदंश बोलना है। और वो फिर आके महेंद्र मनहर, खांडे और श्रवण बस्त्रकार, इस प्रकार के जो इनके वकील थे, ये लोग आके इनको कांता साहू ये सब समझाते थे और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती थी, जिसमें डॉक्टर और ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते थे और वो इस तरीके से फर्जी रिपोर्ट बनाते थे। तो लगभग 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है। पुलिस दस्तावेजों के आधार पर, अन्य कोरिलेटिव एविडेंस के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। अगर कोई और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें डॉक्यूमेंट से ये प्रमाणित होता है कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनकी भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर एसएसपी रजनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गंभीर प्रकरण में अब तक कुल 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें कल रात पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें आज न्यायालय में रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है और यदि जांच के दौरान दस्तावेजों से किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बर्बरता के विरोध में बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा समेत कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। दिल्ली में छात्रों के न्याय संगत मांगों को लेकर हुए आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के संरक्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इशारों पर छात्रों पर बरती गई बर्बरता के खिलाफ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदर्शन के दौरान महिला छात्रों और हमारी बहनों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके कपड़े तक खींचे गए और उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने वाले इस क्रूर और तानाशाही रवैये के विरोध में आज प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि छात्रों पर किए गए इस लाठीचार्ज और अत्याचार का कड़ा विरोध लगातार जारी रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। जो छात्रों का अपने जायज मांग को लेकर आंदोलन था, उस मांग में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नरेंद्र मोदी के इशारे पे, धर्मेंद्र प्रधान के इशारे पे जो छात्रों को बर्बरता पूर्वक मारा गया है, हमारी महिला छात्रों को, हमारी बहनों के कपड़े खींचे गए हैं, उनके ऊपर गाली गलौज किया गया है, उसी छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर युवा कांग्रेस यानी सुबह के साथी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की हम मांग करते हैं कि छात्रों पे जो अत्याचार दिल्ली में हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, जो बर्बरता कल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, ये बहुत शर्म की बात है और पहली बार हुआ है कि इस तरह से छात्रों को मारा गया। आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे, छोटी छोटी बच्चियां, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। कोई नीट से वंचित हुआ है, किसी का बच्चा चला गया है, हजारों की संख्या में वहाँ छात्र छात्राएं जो बैठे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? वो इस देश के छात्र हैं। इस देश के छात्र को लाठी से पीटा जा रहा है, सिर्फ क्यों? परीक्षा आप लीक कराइए, पैसा आप कमाइए, इस देश की व्यवस्था आप बिगाड़िए, छात्र आंदोलन भी ना करे। अब इस लोकतांत्रिक देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह आंदोलन भी करने की अनुमति नहीं दे रहे। क्या है आपका रिश्ता धर्मेंद्र प्रधान से? क्या प्रेम है? क्या दिक्कत है उनको इस्तीफा दिलाने में, यदि पूरा देश ये मांग कर रहा है तो? आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, युवक कांग्रेस के सभी यहाँ बिलासपुर जिले शहर के साथियों के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, और इसलिए किया है क्योंकि पुतला दहन के आगे भी रणनीति तय करनी होगी। छात्रों के साथ अब अत्याचार कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस नहीं सहेगा। बिलासपुर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा छात्रों पर की गई बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बेहद शर्म की बात है कि देश में पहली बार इस तरह से छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। उन्होंने वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल छोटी छोटी बच्चियां अपनी समस्याएं रख रही थी, किसी का बच्चा बिछड़ गया था और हजारों की संख्या में वहां छात्र छात्राएं मौजूद थे, लेकिन उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए कहा, आज इस लोकतांत्रिक देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने की भी अनुमति नहीं दे रही है और देश की व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा, आज युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में बिलासपुर जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन के आगे भी पुख्ता रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस छात्रों पर हो रहे किसी भी अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्रैम न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में जब लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर चुके थे, ठीक उसी वक्त रेलवे ने एक बार फिर ट्रेनों को रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट कर श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। बरसते पानी में बड़ी संख्या में बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालु डीएम और डीआरएम कार्यालय पहुंच गए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि हर त्योहार और आस्था से जुड़े अवसर पर रेलवे किसी न किसी काम का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द कर देता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि सावन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व है। रेलवे को इसी समय यात्रियों की सुविधा बढ़ानी चाहिए, लेकिन हर साल त्योहारों के दौरान ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये केवल यात्रा का नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को बाबा धाम पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सावन का महीना है, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बाबा बैजनाथ धाम पर बनी हुई है। ये भावनात्मक रूप से सबका लगाव है और दशकों से लोग बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, बहुत से लोग पैदल चलते हैं, लेकिन जो रेलवे प्रशासन है वो सावन के महीने में ही ट्रेनों को अभी बंद कर रहा है वहां पहुंचने के लिए। न केवल जाने की व्यवस्था बल्कि छत्तीसगढ़ जो से लोग जो जाते हैं बाबा बैजनाथ जो वापस भी आते हैं उनकी भी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि त्योहारों के समय ही रेलवे प्रशासन ट्रेनें कैंसिल करता है। राखी के समय देख लीजिए ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। ये आस्था पे चोट है, यहाँ के लोगों के भावना पे चोट है। आज जितने बोल बम के साथी थे वो सारे साथी आज यहाँ डीआरएम को ज्ञापन दिए हैं और 7 दिन का उनको समय दिया गया है कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था निकालें, क्योंकि लोग महीनों से रिजर्वेशन आरक्षण उनके हो चुके हैं। आरक्षण होने के बाद उनकी ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। इसलिए जब 7 दिन के बाद यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो रेलवे का बहुत बड़ा घेराव किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सब भोले बाबा के भक्त हैं और वो लोग हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से बाबा धाम जा रहे हैं पदयात्रा के रूप में, कांवरिया के रूप में। 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात को स्टेशन में बैठकर लोगों ने रिजर्वेशन कराया है। तो हम लोग इस मांग को लेकर के आए थे। सारी बोल बम समिति, कोई यहाँ पर दली नहीं, सारे सर्वदल लोग थे, भोले बाबा के भक्त थे। सारे लोग ये बोलने आए थे कि उस ट्रेन को आप रद्द मत कीजिए, कम से कम सावन मास में जो भी काम राउरकेला के आगे इनका कहना है राउरकेला तक शॉर्ट टर्मिनेट है, उसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती। हम लोगों का ये कहना है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि ये जो रिजर्वेशन हमारा कंफर्म है, हम किसी ना किसी ट्रेन में अल्टरनेट उसी दिन जा सकें और पहुंच के दर्शन कर सकें। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, रेलवे को हम कोऑपरेट करने तैयार है। रेलवे भी हम सब की भावनाओं को समझे, हमारी आस्था को समझे। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ 7 दिन का हमने समय दिया है। डीआरएम साहब ने हमें कहा है कि 7 दिन में कुछ व्यवस्था बनेगी, यदि नहीं बनती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन भोले बाबा के जो भक्त हैं हम सब, हमको उस दिन ट्रेन से जाना है। हम लोगों ने, किसी ने छुट्टी ले रखी है, किसी ने बच्चों की छुट्टी ले रखी है, बहुत सारे लोग इस तरह से जाते हैं। हमारा सारा शेड्यूल जो है वो तकलीफ पा जाएगा। पूरे शहर, ये बिलासपुर की बात नहीं हो रही, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव सारे लोग, लेकिन बिलासपुर के लोग ज्यादातर हैं, इनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा कि कई श्रद्धालु पिछले 10 से 20 वर्षों से लगातार बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने 4-4 घंटे लाइन में लगकर रिजर्वेशन कराया, लेकिन अब ट्रेनें रद्द होने से सभी परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि यदि मूल ट्रेन नहीं चल सकती तो उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित न हो। प्रदर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने रेलवे प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं निकला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चक्रधरपुर डिवीजन में टीआरटी के काम की वजह से साउथ बिहार एक्सप्रेस कैंसिल हुआ है। कैंसिल ना हो के रैदर ये जो है सो शॉर्ट टर्मिनेट राउरकेला में हो गया है। तो राउरकेला से दुर्ग की तरफ जो गाड़ी है वो हर फ्राइडे को कैंसिल की गई है। अभी लोगों का ये डिमांड है कि उसको चलाया जाए। लोगों ने टिकट कटा रखा था बाबा धाम दर्शन करने के लिए। हम इस मांग को आगे बढ़ाएंगे हेडक्वार्टर में, बोर्ड में, और देखते हैं समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। सर, ये आरोप लगता है कि एक तो धार्मिक काम के लिए जो धाम कर रही है और समय में ट्रेन जो है कैंसिल कर दे रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। ये आरोप सरासर गलत है। जब भी किसी ट्रेन को कैंसिल किया जाता है तो ये देखते हुए किया जाता है कि काम क्या किया जा रहा है ट्रैक पे गाड़ियाँ सेफली चले, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। ट्रैक पे काम इसीलिए कराया जाता है कि गाड़ियाँ सेफ चलती रहें। इसमें कोई भी धार्मिक, किसी को कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का ऐसा इसमें कोई ये नहीं होता। डीआरएम ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक से जुड़े कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की मांग को रेलवे बोर्ड तक भेजा जाए और यदि संभव हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए।
साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रेनों का संचालन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक से जुड़े कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। श्रद्धालुओं की मांग को रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा और यदि संभव हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। ट्रेनों का संचालन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं होता। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले भाटापारा और हथबंद स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग को लेकर नॉन इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आगामी 22 जुलाई को कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यों को पूरी गति से और शीघ्रता से पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित रेल यात्रा मिल सके। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के इस व्यस्त खंड में तकनीकी और विकास संबंधी कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसके तहत सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के आवागमन में ये आंशिक बदलाव व प्रभाव देखने को मिलेगा। मामले में विकास खंड जिला अधिकारी गोपाल दुबे से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर है कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या व्यवस्था दी जाती है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश ने कई परिवारों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी समस्या को लेकर बाढ़ प्रभावित लोग मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर संजय अग्रवाल से आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की मांग की। शंकर नगर पावर हाउस के पास रहने वाली निशा प्रधान ने बताया कि बाढ़ के कारण उनका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लेना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से राहत राशि और रहने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं बंधवा क्षेत्र के निवासी पुनीराम साहू ने बताया कि उनका घर भी बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल वे टूटे हुए मकान पर तिरपाल डालकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास न खाने का पर्याप्त सामान है और न ही पहनने के लिए आवश्यक वस्तुएं। मोहल्ले के लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत और आवास सहायता देने की मांग की है। बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रशासन द्वारा सभी संभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है और पात्र लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री एवं आवश्यक सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। था बिस्तर था और पेटी में सब अभी ठंडी आएगा वो सारे कपड़े थे और क्या बोलते हैं मेरे बेटा का पूरा घर का पूरा सामान किचन का मतलब किचन वही कमरे में था, दोनों का सटा हुआ है, वो पूरा नुकसान हुआ है। और क्या बोलते हैं मेरे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, डेली यूज वाला भी सब अंदर रखे थे, मतलब एक चम्मच निकालने का मौका नहीं मिला है। पिछले जनवरी महीने में नगर निगम अतिक्रमण के तहत बिना सर्वे सूची में नाम के बिना सूचना दिए मकान को तोड़ दिया। मकान मांगे जाने पर पहले ये कहा गया कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। जब पूछताछ किए तो उनको पता चला कि वहाँ के निवासी हैं, तो बोले कि मकान फुल हो चुका है, मकान
आवाज़ खाली होगा तो देंगे। ऐसे करते करते आज तक नहीं दिया है। मैं कई बार जन दर्शन में भी लगाया हूँ, नगर निगम में भी गया हूँ, मुख्यमंत्री शिविर में भी कन्याशाला में मैं आवेदन दिया था और आज तक हमको नहीं दिया है। वहीं पर मैं टीन टपर छा करके रह रहा था। गुरुवार को 16 जुलाई को रात में जो भीषण मूसलाधारी बारिश हुई है उसमें मेरा सारा सामान, खाने पीने, कपड़ा लगता सब कुछ नष्ट हो गया। अभी भी गाद वहाँ पड़ा है। कम से कम 5-6 बोरी चप्पल जूता निकाला हूँ और 3-4 बोरी डिस्पोजल बोतल और 2 बोरी कांच का बोतल, अभी भी एक बोतल वहाँ पर, और वहाँ पर गाद कचरा गंदगी भरा पड़ा है। अभी बिल्कुल मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कपड़े लगता भी नहीं है, ना मेरे लिए छत है रहने के लिए। पड़ोसी लोग मुझको खाने को दे रहे हैं, पड़ोसी के घर में मैं रह रहा हूँ। 16 और 17 जुलाई काफ़ी तेज़ बारिश हुआ है और बारिश जो है असामान्य थी और उसको लेकर के काफ़ी एरिया में पानी भरने की काफ़ी गंभीर स्थिति निर्मित हुई थी। धीरे धीरे वो पानी ज़रूर निकल गया है, लेकिन जो कच्चे मकान हैं उन मकानों को आंशिक रूप से क्षति भी हुई है और इसमें लगातार सभी विभाग के सभी अधिकारी जो भी कंसर्न लोग हैं लगातार काम करके हर संभव उनको सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर में पिछले शुक्रवार हुई मूसलाधार बारिश और जलभराव ने हजारों परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा है। इसी बीच मुआवजे की राशि को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रस्तावित 6,000 रुपए की सहायता राशि को नाकाफी बताया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी केवल सर्वे का काम चल रहा है और अंतिम आकलन के बाद ही मुआवजा तय होगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। पिछले शुक्रवार बिलासपुर में हुई भारी बारिश और जलभराव ने शहरवासियों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया, लोगों का राशन, घरेलू सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं बर्बाद हो गई। अब आपदा के बाद हुए नुकसान का आकलन जिला प्रशासन द्वारा जारी है। राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रही हैं और अब तक करीब 1400 प्रभावित लोगों को चिन्हांकित किया जा चुका है। इसमें जैसा हम सब लोगों ने देखा है, 17 जुलाई को काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे पानी आया। पानी बहुत तेज़ गिरने के कारण बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी लोगों के घरों में भी घुसा। इससे ऐसे घर जो कच्चे मकान थे, ऐसे बस्ती जहाँ पे कच्चे मकान ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा क्षति हुई है। कई जगह हम लोगों को अस्थायी कैंप बना करके उनको निकाल करके वहाँ पे लोगों के सहयोग से नगर निगम के द्वारा, राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस के द्वारा और SDRF की टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को सहयोग दिया गया है। और इसमें हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो भी काफ़ी एक्टिव होकर के इसमें काम किए। मोहल्ले के भी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया इसमें और करीब 1400 से ज़्यादा मकान इसमें आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो डिटेल RBC 6-4 के तहत जो भी सहयोग उसमें है वो सारी चीज़ें उनको दी जा रही हैं। और क्योंकि अभी ये पानी अभी पिछले 2 दिनों से नहीं गिरा है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। जिस भी एरिया में पानी भरा हुआ था वो सब एरिया नॉर्मल हो गए। इसी बीच मुआवजे की राशि को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश से लोगों का भारी नुकसान हुआ है और यदि केवल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है तो ये पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होगा। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी मुआवजा राशि तय करनी चाहिए जिससे प्रभावित परिवारों को अपने नुकसान की भरपाई में वास्तविक मदद मिल सके। एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिलासपुर में वर्षा हुई, भीषण बारिश हुई, सैकड़ों परिवार हताहत हुए, कितने घरों में पानी घुस गया, कितने घर टूट गए, कितने लोगों के घर में समस्याएं आ गई और कितने ही लोग बेघर हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बहुत दानवीर कर्ण है। ये देखिए क्या लिखा है आपने, ये देखिए 6,000 रुपए दे रहे हैं आप। 6,000 रुपए, 6,000 में क्या होगा? 6,000 में तो कुछ सामान भी नहीं आएगा। आप इस प्रकार से गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने ठूस दिया वहां पर
खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई देख रहा है जाके? आपके प्रशासन, आपके कलेक्टर देख रहे हैं जाके? आप खाना तक नहीं दे पा रहे हैं। आपकी सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। आपका प्रशासन भी केवल नौटंकी कर रहा है। गरीबों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मजाक बना दिया है आपने उनकी गरीबी का। आपकी सरकार से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और आज आपने दिन प्रतिदिन आपकी सरकार का विश्वास खत्म होता जा रहा है। वहीं बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल सर्वे से काम नहीं चल रहा है और नुकसान का पूरा आकलन होने के बाद ही मुआवजा राशि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराएगी। इसी तरह महापौर पूजा विधानी ने भी कहा कि अभी किसी निश्चित राशि का निर्णय नहीं हुआ है। सभी प्रभावित परिवारों के नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है और उसी आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। नहीं, वो देखिए उसका एक सर्वे चल रहा है, उसकी एक प्रक्रिया है राजस्व विभाग की, तो उसका सर्वे चल रहा है और जल्दी हम उसे मुआवजे का वितरण करा देंगे। देखिए, बाढ़ की स्थिति निर्मित हुए है बिलासपुर में। ये प्राकृतिक आपदा है। इसको चाहे ये चीन का देखिए, चाहे फ्रांस में देखिए, कहीं भी जो है प्राकृतिक आपदा को जितना भी अच्छा डेवलपमेंट होने के बाद भी वहाँ पर जिस तरीके से आपदा को नहीं रोक पाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार 24 घंटे बारिश के कारण पूरा शहर डूब गया था, उससे निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि हमारे जनता बहुत उसमें दिक्कत भी हुआ है। उनको बहुत सारे सामान उनका भी मतलब बाधित हुआ, ख़राब भी हुआ है। लेकिन हम जब निचले इलाकों में देखते हैं, जहां हमारे स्लम एरिया है, वहां पे लोगों को देखते हैं, उनका बहुत प्रभावित हुए हैं। उनको हमने राहत देने के लिए रेस्क्यू भी किया था। उन्हें वहां से बाहर निकाल के जो है सुरक्षित स्थान पे जो उनका रखा है, उनका भोजन और नाश्ता के हमने व्यवस्था किया है। लगातार अभी 3 दिन तक हमने उनका यही मतलब उनको राहत देने के लिए भोजन का व्यवस्था करवाया है। लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार हमारे अधिकारीगण के माध्यम से हम सर्वे करवाकर जिनको ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, गरीब तबके को लोगों को, उनको हम राहत देने के लिए निश्चित रूप से हम मुआवजा देने का काम करेंगे। 6,000 रुपये मुआवजा राशि दी जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। 6,000 रुपये इतने बाढ़ प्रभावितों को देने। देखिए, ये पर्टिकुलर कोई राशि नहीं है, जिसका जितना भी उनका नुकसान हुआ होगा उस हिसाब से जो है उनको हम राहत देने का काम करेंगे। देखिए, व्यवस्था फैल नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जैसे ही आया, हमारे यहाँ लोकल बिलासपुर के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी ने निर्देश दिया, संगठन के सारे लोग, महापौर, पार्षद, जितने जनप्रतिनिधि हैं आम लोगों के बीच हैं, उनके साथ हैं। सरकार हर संभव उनको मदद के लिए प्रयत्नरत है। अभी भी सर्वे का काम चल रहा है और सब सर्वे के आधार पे सबको मुआवजा दिया जाएगा। हम सब कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और जिनकी क्षति हुई है निश्चित तौर पर सरकार उनको क्षतिपूर्ति करेगी। उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सिर्फ 6,000 रुपये दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई विषय है नहीं। 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने नर्क बना दिया और अभी जो कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा करके सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। कांग्रेस का एक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के जो विधायक हैं, एक बता दें कि किसके घर में जाके क्या मदद की है। आपको नहीं लगता 6,000 की राशि मतलब केवल औपचारिकता निभा रहे हैं आप लोग? देखिए, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है। देखिए, आपके और हमारे लिए 6,000 की राशि छोटी हो सकती है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राशि है और यह राशि एक जने को नहीं देना है। अभी शासन प्रशासन सर्वे कर रही है, अभी इसकी संख्या देखी जाएगी और अभी यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। सरकार लगातार संपर्क में है और निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बारिश की ये आपदा विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन परिवारों की है जिन्होंने इस जल प्रलय में अपना आशियाना और जीवन भर की जमा पूंजी खो दी। कई इलाकों में अब भी लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और नगर निगम व प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं। ऐसे में प्रभावितों की उम्मीद सरकार से जल्द और पर्याप्त मुआवजे की है ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।
बिलासपुर में 4 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश और जलभराव का असर अब भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासकर बिल्हा विधानसभा के तिफरा, सरगांव और अन्य निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। इसे देखते हुए बिल्हा विधायक ने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बिलासपुर में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद बिल्हा विधानसभा के कई निचले इलाके अब भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तिफरा, सरगांव सहित कई स्थानों पर बारिश का पानी जमा होने से आम जनजीवन प्रभावित है। हालात को देखते हुए बिल्हा विधायक ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर राहत एवं जल निकासी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां जरूरत होगी वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। विधायक ने भरोसा दिलाया कि यदि आने वाले दिनों में फिर से बारिश होती है तो वे स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ मिलकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। उनका कहना है कि विधानसभा के केवल कुछ हिस्सों में जलभराव की समस्या है, जिसके स्थायी समाधान के लिए योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आवश्यक कार्य पूरे होने के बाद भविष्य में लोगों को जलभराव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और विधानसभा क्षेत्र में बेहतर जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। हमारे यहाँ जो बारिश हुई थी, विधानसभा चल रहा था, आपको मालूम है, हम लोगों ने अपने अधिकारियों से बात किए थे और अधिकारियों से बात करके हमारा केवल एक क्षेत्र जो हमारा तिफरा और जो गोखले नाला है नकपुरा, उसमें पानी चढ़ गया था। उसमें हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। पहले तिफरा हमेशा डुबान में आ जाते थे, लेकिन जो बड़ा हमने वो ड्रेनेज की जो व्यवस्था कराए हैं, बड़ा नाला जो बनवाए हैं, उससे पानी निकल जाते हैं। तो आजकल समस्या छोटा हो गया है, बड़ा नहीं है, लेकिन तो भी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के और अभी भी अधिकारी को बोल करके रखे हैं कि मौसम बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसकी चिंता करेंगे। और जो अब तो हम आ गए हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम भी वहाँ दौरा करेंगे और दौरा करके यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें मदद करेंगे। सरगांव का भी क्षेत्र है जो डुबान में रहा है, वहाँ के लोग अभी भी सरगांव में मैं तो अभी जा रहा हूँ, वहाँ केवल जो सल्फा का जो है, वहाँ पर जो छोटा जो बस्ती जो नदी के पास में है, वहाँ पानी चढ़ जाता है, बाकी जगह नहीं है। और शिवनाथ नदी पूरा हमारे पार किए हैं, तो मतकू है, वहाँ से लेकर के पूरा जो अमलडीहा से लेकर के, तो उसमें भी जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आएगी उसको भी देखेंगे और वहाँ के अधिकारियों से भी बात। जिला कलेक्टर के जनदर्शन में ग्राम अमेरी के सतनाम नगर वार्ड क्रमांक 3 स्थित साई नगर के रहवासियों ने सड़क, नाली और कचरा प्रबंधन की गंभीर समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा। मोहल्ले वासियों ने बताया कि उनके वार्ड में आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। बरसात के दौरान पूरा क्षेत्र कीचड़ और जल भराव की चपेट में रहता है, जिससे लोगों का आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। आवेदन में ये भी बताया गया है कि वार्ड की नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर फैल जाता है। इसी मार्ग से स्कूली बच्चों का रोजाना आना जाना होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा मोहल्ले से लंबे समय से कचरा उठाव नहीं होने के कारण बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रहवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि साई नगर वार्ड क्रमांक 3 में शीघ्र सड़क निर्माण कराया जाए, नालियों की सफाई और मरम्मत कराई जाए तथा नियमित कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके और बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। हमारे सबसे बड़ी समस्या पानी और लाइट की है, जो कि हमारे क्षेत्र में लाइट इतने दूर दूर में खंभा दिया गया है कि एक दूसरे के घर में, छत में, छानी में लटकते हुए जा रहा है। एक दूसरे को ही सबसे बड़ा समस्या और ऑब्जेक्शन लेते हैं कि यहाँ से लाइट को कटवा दिया जाए, हमारे घर में करंट आता है। उसको आज तक बिजली विभाग हमारा कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया। हम लिखित भी दे चुके हैं और पानी के लिए जो अंडरग्राउंड पाइप है उसमें कीड़ा निकल रहा है, तो अंडरग्राउंड पाइप को बंद करके और ओपन लाइन पाइप को 500 मीटर कम से कम देख करके उसको नाप के भी दे चुके हैं पार्षद महोदय को हमारा, जो कि उसमें पार्षद महोदय का कहना है कि हम लिखित में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारा किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। वो 500 मीटर पाइप को ओपन करवा दिया जाए और हमको एक बोर बीच में सर्वे करके बीच मोहल्ले में एक बोर दिया जाए और एक नया ट्रांसफार्मर दिया जाए, जो कि बार बार परेशानी हो रहा है वोल्टेज का। और आए दिन एक ट्रांसफार्मर है उतना बड़ा बस्ती में, इसके कारण में
सबसे बड़ा समस्या यही है। कब से समस्या बनी है? ये कम से कम सालों साल से चलते आ रही है सर। और सबसे बड़ा समस्या वही है कि जो अगर पास में खंभा कर दिया जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगा लाइट का। और आर्थिंग तो आता ही नहीं है। हर घर में अगर जा करके देखा जाए तो जमीन आर्थिंग ले करके ही लाइट जलाया जा रहा है। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले कि चलिए हम देखते हैं, इसको करवाएंगे, आदमी भेज रहे हैं, आपके यहाँ पेट्रोलिंग जाएगा और सर्वे करके आएगा। हम लोग ठो नल चाहिए और ओपन पाइप चाहिए, पूरा कीड़ा रही थे पानी। नल टेढ़ा नल नहीं है, बोर है 15 दिन हो गए लाइट को और कीड़ा आया थे। अब 1 किलोमीटर ला पानी लावा थे। कब ले पानी नहीं आवा थे? 10 दिन हो गए। अब कहाँ शिकायत पार्षद बोले रहे? बोले हैं क्या बोलते हो? टैंकर भेजवाए थे 2 दिन 3 दिन में। वो टैंकर एक टैंकर आया थे, एक मोहल्ला। अभी कैसे करा पानी समस्या? दूसर घर में लावा थे पानी अभी। और हमारे यहाँ 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हम लोग पानी की समस्या से इतना परेशान हो चुके हैं कि पानी के मारामारी हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पानी और लाइट की आए दिन समस्या रहता है। और लाइट जो है एकदम लो रहता है। कभी लाइट आता है तो इतना ज़्यादा आता है कि सामान भी, घर का सामान जो रहता है उड़ जाता है। टीवी कूलर फ्रिज उड़ जाता है। कभी नहीं रहता है तो एकदम लो ही रहता है। बहुत ज़्यादा समस्या है। नाली का समस्या है, कचरा फेंकने का समस्या, हर एक चीज़ का समस्या बताऊँ। समस्या खत्म नहीं होगा कभी। लेकिन जब बोलने जाओ ना तो कोई सुनता है, सुनने वाला नहीं रहता है। तो शिकायत पार्षद से कहना है कि हम लगाए बोलते, लेकिन समस्या दूर ही नहीं होता है। हम लोग पानी इतना मारामारी हो रहा है। रोज हम लोग पानी सिर में बोक लाते हैं। कभी पानी ला नहीं सकते, लेकिन हम पानी बोक ला रहे हैं, दूर से लाते हैं। हम लोग अमेरी से आए हैं, सतनाम नगर। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुशमूली गांव में एक पिता ने अपने ही जवान बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। वजह बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली है। शराब के नशे में चूर बेटा रोजाना पिता के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर पिता का सब्र जवाब दे गया और उसने गुस्से में आकर खौफनाक कदम उठा लिया। आइए देखते हैं पूरी खबर। तखतपुर थाना क्षेत्र के कुशमूली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक पिता द्वारा बेटे की हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विजेंद्र श्रीवास शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में वो आए दिन अपने पिता मोहित राम श्रीवास के साथ बिना किसी बात के विवाद करता था और घर में जमकर हंगामा मचाता था। बेटा हर रोज की गाली गलौज और अपमान से पिता को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर चुका था कि पूरा परिवार इस नित्य के कलेश से त्रस्त हो चुका था। ग्राम कुशमूली की घटना है जिसमें आरोपी मोहित श्रीवास द्वारा अपने 30 वर्षीय बेटे को शराब के नशे में आए दिन शराब के नशे में आकर गाली गलौज करने पर गुस्से में आकर डंडे से वार किया, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु होने की सूचना मिली है। मामले में अभी मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आरोपी हिरासत में है, पुलिस की हिरासत में है। घटना वाले दिन भी आरोपी पिता मोहित राम श्रीवास और उसके बेटे विजेंद्र के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। नशे में धुत बेटे की बदसलूकी और गालियों ने पिता के सब्र का बांध तोड़ दिया। गुस्से में अंधी हो चुकी हकीकत के बीच पिता ने घर में रखे एक कुल्हाड़ी को उठाया और बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण विजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शहर में तन्नू नामक एक किन्नर की गला दबाकर और चेहरे पर बेरहमी से वार कर हत्या कर दी गई है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप रिया नाम के एक शख्स पर लगा है, जो खुद को किन्नर बताकर तन्नू के करीब आया था और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। बताया जा रहा है कि एक पार्टी के दौरान हुए मामूली विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि बात खूनी संघर्ष तक पहुंच गई और तन्नू को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना के बाद से स्थानीय किन्नर समुदाय में भारी आक्रोश है। आइए देखते हैं इस पूरी वारदात पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर में हुई इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हत्या की शिकार हुई तन्नू किन्नर की रिया नाम के एक शख्स से दोस्ती हुई थी। रिया मूल रूप से एक गे युवक है, लेकिन उसने किन्नर का रूप धारण कर तन्नू से संपर्क किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिया का तन्नू के घर आना जाना शुरू हो गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीती रात रिया और उसके अन्य साथियों के साथ तन्नू एक पार्टी में शामिल हुई थी। इसी पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर तन्नू और रिया के बीच अचानक तीखी बहस छिड़ गई। अभी बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तन्नू नाम की जो किन्नर है उसकी हत्या कर दी गई है सकरी इलाके में, जो कि खिलाटी की रहने वाली थी। यहाँ पे किन्नर समुदाय में जोगी की रहने वाली है, जो अभी किन्नर समुदाय में भारी दुख व्याप्त है, रोष व्याप्त है और काफी लोग गुस्से में भी हैं। इस तरह की घटना वाकई में निंदनीय है। क्या कुछ करना है आपका विजय जी? देखिए, मैं रात में 3 बजे मेरे पास मेरी राजा गुरु का भाई का फोन आया कि विजय भैया मैं सकरी थाने में बैठी हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बस उन्होंने एक ही शब्द कहा कि तन्नू का मर्डर हो गया है। मैं तुरंत गाड़ी उठाया वहाँ से, अपने यहाँ यदुनंदन नगर से, और जब मैं थाना गया, थाना जाने के बाद देखा कि जो मर्डर किया है वो भी वहाँ है और जो उसके साथ 2-3 लोग और थे वो भी वहाँ है, परंतु सिर्फ कटघरे में वही था जिसने बोला कि मैं मर्डर किया हूँ। 2 लोग नहीं थे कटघरे में। पर हम उसके बाद हम आज यहाँ पीएम के लिए आए, पोस्टमार्टम के लिए। इतना बेरहमी से मारा गया है तन्नू को कि पूरे नाक से खून, पूरा आंख में उसके तकलीफ, पूरे पैर में और गले में ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रस्सी बांध के उसको मारा गया है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा सोचना है कि ये अकेले का नहीं है, ये ग्रुप में मिल के साजिश के द्वारा इसकी मृत्यु की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अच्छे से छानबीन किया जाए और जो 3 लोग थे ये तीनों को अंदर किया जाए, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, बस मैं न्याय चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। विजय जी का कहना है कि किसी एक की बस की बात नहीं है, ग्रुप में ये हत्या का अंजाम दिया गया है। और भी राजा जी भी यहाँ मौजूद है, क्या कहना है राजा जी? नमस्ते, मैं गोरेला पेंडा से राजा नायक बोली। मेरे चेला का पुलिस प्रशासन जो टीआई थे सकरी के, वो मुझे लेने आए। मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या हुआ, बस ये बोले कुछ हो गया लड़ाई झगड़ा। तो मैं गई, फिर वहाँ गई तो जो रिया नाम का जो गे है, वो आधा लड़का 2 बच्चे का बाप है, किन्नर बन के घूमता है। वही मेरे चेला मेरे मुंह के सामने बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं दिखा, मैं मार डाला। तो मैंने किसको मार डाला? तो बोलता मैं मार डाला। तो मैंने तन्नू को मार डाला। बोला हाँ। तो टीआई साहब बोले आप अंदर चले जाओ राजा। तो मैं बोली सर मेरे चेला को ये मार डाला। मैं बोली और आप मुझे बताए क्यों नहीं? मैं बोली सर ये ऐसे 2 बच्चे के बाप होके मेरे चेले लोग के साथ घूमते फिरते हैं और मेरे चेला का मर्डर हो गया। पर अकेले मर्डर नहीं हुआ सर, अकेले किसी का मर्डर हो सकता है क्या? उसको 3 लोग मिल के करें सर। तो मैं चाहूंगी कानून प्रशासन से निवेदन है कि तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम किन्नर को इंसाफ दिया जाए। जय हिंद, जय पुलिस प्रशासन। मतलब जरा देखिए, हत्या करने के बाद हत्यारा खुद ही अपने जुर्म कबूल करके डंके की चोट में बात करता है कि मैंने ही हत्या कर दी है। ये कितनी निंदनीय बात है और इतना इस तरह का कानून यहाँ बिलासपुर का जो अभी स्तर गिरता जा रहा है, बेहद ही निंदनीय हो चुका है। अभी और लोग मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप बताएंगे? ये सुबह हमको फोन आया था, तो जो उसके साथ में जो घूमता था ना तन्नू के साथ में, उसने मतलब खुद कबूला है कि मैंने मारा है कर। रिया नाम है, रिया उसका, मतलब हत्यारे का नाम रिया है। हाँ, मतलब वो गे क्वालिटी का है, मतलब तो पूरा तरीका से किन्नर नहीं है, वो गे है। मतलब एक गे व्यक्ति जो किन्नरों का रूप लेके साथ में घूमकर एक किन्नर की हत्या कर दिया और साथ में उसके और भी साथी थे और उसने स्पष्ट वहां पे थाने में जाकर कहा कि मैंने हत्या की है। अब जरा सोचिए कितना गंभीर विषय और कितनी बड़ी बात है कि हत्यारा खुद ही थाने में पहुंचकर अपनी हत्या का जुर्म कबूल करता है। यहाँ की प्रशासन को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी हत्यारे हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इस हत्या के पीछे शामिल है। यहाँ पर पूरी इनकी मांग भी है और इनका गुस्सा जायज भी है। इस तरह का हत्या होना मतलब एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है।
पार्टी में शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि इसने एक हिंसक और खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि इसी झगड़े के दौरान रिया ने अपना आपा खो दिया और तन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने तन्नू के चेहरे पर बेहद बेरहमी से कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान होकर टूट गई। इसके बाद भी जब आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बड़ी ही बेदर्दी से तन्नू का गला घोट दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। मैं बोले बाबू तू कहाँ? मैं मीरा के साथ ही मुंडू के साथ एक लड़का का नाम मेरे को नहीं पता था, वो भी था साथ में। मैं बोली बाबू कहाँ जा रहा? गला में पहने हुए था, हाथ में था, कान में था, पैर में था, और मोबाइल में जिमा में पैसा रुके था। मेरे को बोला मम्मी मैं 10,000 रुपये जो रखी हूँ मम्मी। मैं बोली तो तू घर में बुआ की क्यों दे दिया बेटा? बुआ के दे देता। तो बोला नहीं, मेरे को इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान लेंगे, नहीं तो उसको मैं अपने से मर्डर कर देंगे। मैं वो लड़का को मर्डर कर देंगे अपने से। मेरा जिंदगी छिना गया, मेरा बाल बच्चा, हमारा बेटी कुमारी है 2-3 मेरा बेटी कुमारी, मेरे बेटी को कौन देखेगा? सरकार हमको देगा पैसा, एक समाज देगा पैसा हमको, सरकार हमको खाने के लिए देगा। जो मारा है मेरा बेटा का गोड़ हाथ तोड़ देता मेरा बेटा को। मैं इलाज कराता, मैं बेटा को, हमारा बेटा जिस दिन से मुंडू आया है दिल्ली से, वो मुंडू मेरा बेटा को पगला के रखे हुआ। मेरा बेटा कहीं नहीं जाता था, घर में रहता था। 2 बेटा मेरा घर में रहता था, ये लोग के साथ में रहता था। बाजी इधर आ बाजी, ये लोग सब साथ में रहते थे। मैं बिलासपुर में घर बनाई हूँ, खुद का घर बनाई हूँ, मेरा घर है। मेरे घर में आके भी खाया पिया, और न जाने मेरा बेटा को क्या करा, मत घुमा दिया कि क्या करा, उसी के पीछे पीछे होते। लेकिन मैं मना करी, बेटा उसको पीछे मत रहना, बेटा कहाँ जाएगा बाबू। मेरे को बोला मम्मी मैं आ जाएंगे, मेरे को अंडा बिरयानी बना के देगा मम्मी खाने के लिए। राजा गुरु भी थी, मैं बोली हाँ हम अंडा भी देना बेटा बनाने के लिए, मैं देंगे बना के, तू स्टेशन आना मेरे से बात करना बाबू, मेरे को बहुत दिन देखना हो गया। ये सकरी थाना क्षेत्र में दल्ली राजहरा रोड की घटना है, जिसमें ये जो 4 लोग हैं आपस में बैठ के इन्होंने शराब पीकर पार्टी कर रहे थे। उसी बीच में रिया और तनु किन्नर, इनकी आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई, और इसमें जो रिया किन्नर आरोपी है, इसने तनु किन्नर की गला दबा करके हत्या कर दी है। आरोपी को सकरी थाना में हिरासत में लिया गया है और शव की विधिवत कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। शीघ्र ही इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, इसमें पुलिस टीम लगी हुई है, सारी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। वहाँ के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी चेक किया जा रहा है। अगर इस तरह के कोई तथ्य उसमें पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तन्नू किन्नर की इस निर्मम हत्या की खबर फैलते ही किन्नर समुदाय में भारी आक्रोश भड़क उठा है। समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने विरोध जताते हुए स्पष्ट कहा कि इस जघन्य हत्याकांड को रिया ने अकेले अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इस वारदात में उसके अन्य साथी भी पूरी तरह शामिल है। उन्होंने मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसपी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है। घटनास्थल और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि सच सामने आ सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस वारदात में जिस किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी उन सभी पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र के मुड़पार के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत में रोपा लगाने जा रहे मजदूरों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनकंट्रोल होकर पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुड़पार गांव का आरोपी चंद्रशेखर पटेल लापरवाही और तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसमें कुल 19 लोग सवार होकर खेत में रोपा लगाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर सकर्रा सरपंच के नाम पर खरीदा गया था और सभी मजदूर सरपंच के ही खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। ओवर स्पीड होने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते ये भयावह हादसा पेश आया।
जाते धान लगाए हाँ तो कहते आधा बीच में मतलब बगदई है तो खरे ही पार मोती प्लाट में रिक्स जात हो गई गाड़ी है पलट दी पूरा ट्रैक्टर पलट दी तो 2 जने खत्म हो गए और बाकी जन घायल 4 जन घायल का ना हो गए। बुत का पता नहीं कहाँ के ही मेड़ पर बाजार के सकर्रा नहीं, ये रहने वाले कहाँ के रहने वाला मेड़ पार के चलैया खलम मेड़ पार। कितने लोग घायल हुए हैं? तो 4 लोग घायल है 2 लोग खत्म हो गए। और टोटल कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में 18 लोग थे है ना, 20 जने थे। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग मतलब ठीक तो नहीं आए और जिन्हें ठीक नहीं है ना तेना आए हैं। मैं 2 जने खत्म हो गए। हाँ 2 जने खत्म। का नाम है मालूम है क्या? हाँ जो जन के मत्सना है। हाँ और एक जन के काना है, एक जन के काना है भजूरी के बमलेश्वरी नाम। ये दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म। और जो घायल है उमन के अंदरूनी चोट लगे। का नाम है? संगीता और चमारी और एक जन के हिरी थाना अंतर्गत ग्राम मुड़पार की ये घटना है जिसमें आज सुबह एक ट्रैक्टर ड्राइवर चंद्रशेखर पटेल के द्वारा ये जानते हुए कि ट्रैक्टर में 19 लोगों को बैठा के रोपा लगाने के लिए ले जा रहा था और तेजी से स्पीड से ओवर स्पीड से चलाने से ये एक्सीडेंट हुआ। ये जानते हुए कि उसने उसके कृत्य से लोगों की दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है उपेक्षापूर्ण कृत्य किया गया, जिससे तत्काल घटनास्थल पर ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, 5 लोग घायल हैं और इस संबंध में रिपोर्ट हिरी थाना में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। इस भयानक हादसे की चपेट में आने से बमलेश्वरी निषाद और मथुरा निषाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं इस दुर्घटना में अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जाँच शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आम जनता को कानून और नियमों का पालन कराने वाला तहसील कार्यालय खुद अव्यवस्था और अतिक्रमण का शिकार होता नजर आ रहा है। तहसील परिसर में स्थित अधिकृत पार्किंग स्टैंड पर कुछ लोगों ने कथित रूप से अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली है। इससे पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और सरकारी परिसर में आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग स्थल पर दुकानों के बन जाने से अब वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। रोजाना राजस्व संबंधी कार्यों से आने वाले ग्रामीणों और आम नागरिकों को अपनी गाड़ियां परिसर के बाहर, सड़क किनारे या इधर-उधर खड़ी करनी पड़ रही है। इसके चलते तहसील परिसर और आसपास के क्षेत्र में जाम जैसी स्थिति बनती है और कई बार विवाद की नौबत भी आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसी परिसर में प्रतिदिन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत कई जिम्मेदार अधिकारी गुजरते हैं। इसके बावजूद अब तक इस कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ये चुप्पी लोगों के बीच कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आम जगहों पर छोटे छोटे अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने वाला प्रशासन यदि अपने ही कार्यालय परिसर में हुए इस कथित कब्जे पर कार्रवाई नहीं करता है तो ये दोहरे मापदंड का संदेश देता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर पार्किंग स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराता है या फिर ये व्यवस्था इसी तरह बनी रहती है। जो बाहरी व्यक्ति हैं ये दलाल है और बिना किसी की अनुमति के, वैध अनुमति के ये अपना दुकान वहाँ पर बना के रखे हैं। इस दुकान को हटाने के लिए हमने जिलाध्यक्ष महोदय बिलासपुर को पूर्व में लिखित में बार की तरफ से शिकायत किया था, अनुविभागीय अधिकारी महोदय को भी शिकायत किया था, परंतु इन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उनके वहाँ पे दुकान लगाने से आम पब्लिक के साथ साथ अधिवक्ताओं को बहुत आपत्ति है, घोर आपत्ति है और इनके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन है, बाहरी लोग हैं, दलाल लोग हैं ये, और ये लोगों को भ्रमित करके पैसा वसूली करते हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभियान के पदाधिकारियों ने 27 जुलाई 2026 को देश भर में ज्ञापन सौंपकर आह्वान किया। उन्होंने बताया कि देशी गौवंश के संरक्षण,
संवर्धन और सम्मान को राष्ट्रीय जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 27 जुलाई को गौ प्रेमी, सामाजिक संगठन और नागरिक अपने अपने तहसील, ब्लॉक और अनुविभागीय अधिकारियों के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ये ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया जाएगा। अभियान के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देशी गौवंश की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए गौ संरक्षण को मजबूत करने और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह शांतिपूर्ण और जन सहभागिता पर आधारित अभियान है। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अभियान के नाम पर किसी प्रकार का दान या चंदा नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई धन की मांग करता है तो इसकी सूचना अभियान के आधिकारिक नंबरों पर देने की अपील की गई। साथ ही अधिक से अधिक लोगों से 27 जुलाई के ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होकर अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया गया। 27 अप्रैल 2026 से ये अभियान चलकर और अगस्त 2027 के बाद तक ये अभियान चलने वाला हो। उसके बाद फिर अनवरत रूप से चलेगा अगर तब तक कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। गौ माता को संविधान के अनुसार सम्मानित पद दिलवाना, राष्ट्रमाता, राष्ट्र पूज्या, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र देव का पद दिलवाना और एक केंद्रीय कानून बनाकर संपूर्ण राष्ट्र में गाय माता की हत्या बंद करवाना। 2 प्रमुख मांगे तो यही रहेगी कि केंद्रीय कानून बनवाना, दूसरा गाय माता को राष्ट्रमाता बनाना, एक केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बनाना, केंद्रीय चारागाह नीति बनाना, केंद्रीय चारा नीति बनाना, जी राम जी योजना के साथ गाय माताओं को जोड़ना ताकि जिसके घर में जी राम जी योजना उसी को घर में गाय माता रहे। ठीक है, इसी प्रकार से कंपनियों के पास एक बहुत मोटा फंड होता है, वो गाय माता के लिए उपयोग में किया जाए। ठीक इसी प्रकार से जो पंचगव्य का उपयोग है वो उसके लिए नई नई रिसर्च की जाए और जहाँ जहाँ कहीं पर भी मॉल है वहाँ पर पंचगव्य के प्रोडक्ट बिकें। ठीक इसी प्रकार से जो गाय माता के गोबर और गोमूत्र है उनसे बनने वाले खाद को, रासायनिक खाद को, उसकी क्षमता कम करके और इन जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ाया जाए। आने वाली 27 जुलाई 2026 को 790 जिला मुख्यालयों से प्रार्थना पत्र सौंपे जाने हैं। प्रत्येक जिले से 5 लाख हस्ताक्षर के साथ संकीर्तन करते हुए बिलासपुर जिले के अंदर भी राम मंदिर से ये प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट तक ये यात्रा जाएगी और छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में भी यात्रा होगी और संपूर्ण राष्ट्र में 790 जिला मुख्यालय पे होगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बेलगहना स्थित शासकीय प्राथमिक शाला बैगापारा में बच्चों से स्कूल की सफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चपरासी के स्कूल नहीं आने पर विद्यार्थियों के हाथों में झाड़ू थमा दी गई और उनसे कक्षाओं व परिसर की सफाई कराई गई। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि जब सफाई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तब उनसे नियमित रूप से स्कूल की सफाई करवाई जाती है। बच्चों के अनुसार पढ़ाई शुरू होने से पहले उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्कूलों में सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं तो फिर बच्चों से ये कार्य क्यों कराया जा रहा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे सफाई का काम कराना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
कलेक्टर जनदर्शन में सोमवार को ग्राम सेंद्री के किसानों ने अतिवृष्टि और जल निकासी बाधित होने से फसलों को हुए भारी नुकसान की शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक कॉलोनाइजर द्वारा प्राकृतिक नाले को पाटकर उसकी जगह केवल 3 से 4 फीट का भूमिगत पाइप डाल दिया गया है, जिससे बरपाली, रमतला, मोपका बाईपास, मालाबंद सहित आसपास के गांवों का बारिश का पानी समय पर नहीं निकल पा रहा है। परिणाम स्वरूप तालानार खार क्षेत्र के खेतों में पानी भर गया है और धान की पूरी फसल डूबकर नष्ट हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले करीब 20 से 25 फीट चौड़ा नाला बारिश के पानी की निकासी का प्रमुख मार्ग था, लेकिन उसे सकरा कर दिए जाने से हर वर्ष जल भराव की समस्या बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनदर्शन में दिए गए आवेदन के माध्यम से ग्रामीणों ने कलेक्टर से नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने, फसल नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने तथा संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में किसी भी जान माल की हानि रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है। हम लोग ग्राम पंचायत सेंद्री की समस्या को लेकर आए हैं। पूरे पीछे जो मेरे आजू बाजू खड़े हैं पूरे किसान लोग हैं। इनका पूरा खेती की ज़मीन तालानार खार से लेकर पूरा सेंद्री के आसपास का जितना खार है उसको सब किसान उपस्थित हैं। और जिस तालानार में पानी 3-4 गांव का आता है उसका पूरा कनेक्टिविटी जो नाली क्लियर था, नाला था, उसको बिल्डर के द्वारा पाट दिया गया है और उसको पाट कर ये राखड़ डाल दिया गया है और पूरा पानी का भराव स्टोरेज हो गया है। खेत 5 से 6 दिन हो गया पूरा भरा हुआ है, लबालब तालाब डैम टाइप हो गया है और पूरे किसानों का खेती बाड़ी का काम हो गया था, रोपाई का काम हो गया था। पूरा फसल सड़ने के कगार पर है, पूरा सड़ रहा है फसल, अभी तक के पानी क्लियर नहीं हुआ है। करीब 200-300 एकड़ के किसान का धान प्रभावित है और किसानों के द्वारा 3-4 जेसीबी लगाकर नाला को क्लियर कराया जा रहा था। तो बिल्डरों के द्वारा धमकी चमकी दिया जा रहा है कि हमारा ज़मीन को आप लोग खोदोगे तो FIR करा देंगे। बहुत सारा बिल्डर है वहाँ पर, ब्रजधाम का है और इधर अरपा वाला तो क्लियर है, उसके नीचे का जितना भी एक नया बिल्डर आया हुआ है तो समस्या सबसे ज़्यादा वहीं पर है। अभी हम लोग का मांग यही है कि किसानों का जो समस्या है बहुत कठिन समस्या है और इसको जो खेती बाड़ी इतना महंगी खेती बाड़ी करके किसान आज फसल को लगाए हैं, तो हम शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं और कलेक्टर साहब से ही हम लोग निवेदन करने आए थे कि वो नाला को पूरा क्लियर कराया जाए। पहले जो नाला का स्वरूप था पर 20 से 25 फीट, वो नाला को ऐसे ही किया जाए और आने वाला समय अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाधित होंगे। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर से? कलेक्टर साहब बोले कि संबंधित अधिकारी से बात करके उसको क्लियर कराते हैं। हम ग्राम पंचायत सेंद्री से हैं। हमारा खेती बाड़ी पूरा हमारे खार तालानार है जो रोड से लगा हुआ है। उस तालानार खार में लगभग 4 से 5 गांव का पानी तालानार में आता है और लगभग हर साल पानी भराव की स्थिति होती रहती है और कॉलोनी नाइजरों के द्वारा जो पानी निकासी के जो नरवा रहता है जो 20 से 25 फीट था उसे काट कर 4 से 5 फीट कर दिए हैं, जिससे पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लगातार कॉलोनी नाइजरों के द्वारा धमकी आ रहा है कि आप हमारे जो दोन गड़ाएँ हैं जो हमारे हम व्यवस्था किए हैं उसी से निकलने दो पानी, उसको इधर उधर करो कि हम आपके ऊपर FIR करा देंगे या धमकी दे रहे हैं हमको मार देंगे पीट देंगे, ऐसा टाइप का लगातार हमको धमकी दे रहे थे। अब कॉलोनी जो नाइजर वाले हैं नाम हमको पता नहीं है, सब बाहर से आके सेंद्री में अपना कॉलोनी का निर्माण करवा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा 20 से 25 फीट का नाला सुव्यवस्थित दें प्रशासन हमें और उससे सुचारू रूप से हमारी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की सरस्वती साइकिल योजना के तहत मंगलवार को शासकीय आत्मानंद स्कूल लाजपत राय और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजेंद्र नगर में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। विधायक अमर अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है और प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पूरी लगन से ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को स्कूल आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि इस योजना से प्रदेश में बालिका शिक्षा को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है और अभिभावक भी अपनी बेटियों को उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। केंद्र और राज्य सरकार ऐसी कई योजनाएं संचालित कर रही हैं जिनके माध्यम से योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और बेहतर संस्थानों में प्रवेश के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
विद्यार्थियों से उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रदेश के सारे अभिभावकों का कि शिक्षा के प्रति जो आपका नज़रिया बदला है, उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 99% बच्चे से ऊपर प्रवेश लिया है। और शासन की जो महती योजना है कि हाई स्कूल में जाने वाली जो हमारी बहनें हैं उनको साइकिल वितरण, वो भी कार्यक्रम सारे स्कूलों में चल रहा है। किताब का वितरण, गणवेश का वितरण। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में साल में एक बार स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक जाऊं, जिससे बच्चों की भावनाएं, प्राध्यापकों से चर्चा, अभिभावकों से चर्चा, और उस स्कूल में अगर किसी प्रकार की या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कमी है तो उसके लिए कार्य करना, मुझे भी एक नई प्रेरणा मिलती है। और इस नए सत्र की मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत ये मेहनती योजना है। जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय रमन सिंह जी थे, उस समय से चालू हुआ था ये योजना। देखा जाता कि शिक्षा के स्तर को जिस तरीके से बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास में लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि 6वीं 7वीं 8वीं के बाद जो है बच्चे स्कूल की दूरी होने के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस बात की चिंता करते हुए सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ किया था, जिससे हम आज देखते हैं कि स्कूलों में बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आज शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बिलासपुर में प्रयास है। पूरी हमारी बेटियां बहुत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, आप चाहे पीएससी को हो, आईएएस का रिज़ल्ट देखिए, 12वीं की रिज़ल्ट देखिए, उसमें बेटियां आगे बढ़ रही है। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार यही प्रयास है, तो बेटियों को हमारी अच्छा शिक्षा दिया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और बेटियां ड्रॉप आउट ना हो, उनका अच्छा शिक्षा पूरा कॉलेज तक पढ़े, इस बात का प्रयास के साथ इस सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिलाने के लिए हम आज राजेंद्र नगर स्कूल में आए हुए हैं। मैं सभी बच्चों को यही बोलूँगी कि आप निश्चित होकर आप कहीं पे भी अपने परिवार का चिंता मत कीजिए कि हमारे परिवार के लोग हमें नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम आगे ना पढ़े करके, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बैठी है, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़िए और शिक्षा का स्तर को हम बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो ये शिक्षित हो हमारी बेटियां, तो इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मनोनीत किए जाने वाले एल्डरमैनों की नियुक्ति के बाद अब उनके शपथ ग्रहण का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिलासपुर नगर निगम के लिए मनोनीत सभी एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह मिशन हॉस्पिटल रोड स्थित स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी मनोनीत एल्डरमैनों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एल्डरमैन नगर निगम की सामान्य सभा में भाग लेकर शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें शासन की ओर से विकास कार्यों के लिए निर्धारित निधि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दे सके। शपथ ग्रहण के बाद सभी एल्डरमैनों ने शहर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनप्रतिनिधियों के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया। नगर निगम प्रशासन ने उम्मीद जताई कि नव मनोनीत एल्डरमैन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शहर के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संस्कृति और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर निगम बिलासपुर में 11 एल्डरमैन का पदभार या शपथ ग्रहण समारोह था। और पदभार जहां हम बोलते हैं, एक तरफ पद है, दूसरा तरफ भार, जन आकांक्षाओं पे खरा उतरना। और मुझे उम्मीद है कि सारे 11 जो एल्डरमैन हैं वो जनता के काम करते हुए
अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नगर निगम एल्डरमैन का शपथ ग्रहण किया हूं। जैसे कि अमर भैया के द्वारा बोला गया है कि पदभार आप लोग के ऊपर पद के साथ साथ भार भी बढ़ गया है, तो उनके बातों को ध्यान रखते हुए शहर में जो भी समस्याएं होगी, हमारे से जो भी बन पड़ेगा, हम बढ़ चढ़कर आगे उस काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे। जो भी समस्याएं आएगा जनहित में, वो सारी समस्याओं को समाधान करने का पूर्णतः कोशिश करूंगा। काम तो लगभग सारे काम हो ही रहे हैं, और जो काम चल रहा है उसको निगरानी करना है, हमको काम कराना है। पब्लिक का जनहित कार्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, इसका विशेष ध्यान देते हुए काम को करना है। इस नई जिम्मेदारी के लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का और ख़ास करके हमारे शहर के यशस्वी विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी का विशेष आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस पद के लिए चुना। और चूँकि निगम में मेरा 20-25 साल का पुराना अनुभव रहा है, उस हिसाब से मैं इस नगर के विकास के लिए अपनी पार्टी के मंशा अनुरूप विकास करने की अपनी सहयोगिता देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए तो महापौर या एमआईसी मेंबरों के साथ बैठ के जो चर्चा करना है, उसको चर्चा करने के उपरांत तो कमिश्नर महोदय सबके साथ बात करके, और हमारे नगर की जो मुख्य समस्या है वो सड़क, अभी जैसे बरसात में आपको देखने को मिला पानी का निकासी नहीं हो पाना, तो ये सारे चीज़ के लिए, और चूँकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो दोनों के साथ तालमेल करते हुए हमारा जो भी योगदान होगा अधिक से अधिक दिन रात मेहनत करके हम उसको सफल बनाएंगे। ये शहर विकास के लिए बड़ा मेरे सौभाग्य का विषय है कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का साफ स्पष्ट थीम ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी थीम के साथ में शहर विधायक, मेरे आदरणीय नेता, मेरे अग्रज, मेरे अभिभावक आदरणीय अमर अग्रवाल जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जन सुविधाओं को बनाने के लिए, जनता की समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए, शहर के ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी विषय इस शहर को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जनहित के कार्यों को बड़े ही प्रमुखता के तौर पर और आगे बढ़ाएं, और शहर विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जो पद मिला मुझे, यह काम करने के लिए है, शहर को एक विकसित बनाना है, रोड, नाली, पानी, बिजली, उसका सब ध्यान देना है, और नगर निगम को सबको लेकर चलने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सबके साथ मैं तालमेल कर बिलासपुर शहर का विकास में अपना सहयोग दे सकूं। यह मेरा योगदान रहेगा एल्डरमैन के रूप में। बहुत से काम ऐसा है जो भी करने में आवश्यकता है, जैसे कि अभी 3 दिन पहले हमारे शहर में जिस प्रकार से जल भराव का सामना किया है शहर ने, उस पर काम हो सकता है हम लोग, और उसमें हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।